परम श्रद्धेय प्रोफेसर के.डी. त्रिपाठी जी, भारत अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी, इस कार्यशाला के संयोजक अनूप जी, अन्य विश्वविद्यालय के उपस्थित शिक्षक वृंद एवं प्रतिभागियों, सबसे पहले तो मैं इस अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर द्विवेदी को बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस विषय पर कार्यशाला करने का शायद ये पहला ही प्रयास होगा विश्वविद्यालय में। हमें तो याद नहीं आ रहा है, छात्र जीवन से काफ़ी लंबा समय मैंने गुजारा, तो इस चीज़ को सोचना और इसको क्रियान्वयन के रूप में लेकर के आगे जाना निश्चय ही यह केंद्र और आप समन्वय के नाते बधाई के पात्र हैं। दूसरे कुछ कहने के पहले मैं क्षमा मांग लेता हूं द्विवेदी प्रोफेसर त्रिपाठी से, मूर्धन्य विद्वान हैं और हम इसलिए इस निमंत्रण को स्वीकार किए कि हम भी आप ज्यादा लोगों जैसे ही हैं। एक रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि भाई जब कागभूषुंडी को कुछ मोह हो गया तो किसी किसी के पास गए तो उन्होंने उनको सुझाव दिया कि आप गरुड़ जी के पास जाइए। तो खैर वो गरुड़ जी के पास गए तो बात हुई कि ये तो आप ही बता सकते थे गरुड़ जी के पास क्यों भेजे। तो तुलसीदास ने लिखा खग जाने खगही की भाषा। तो हम भी करीब करीब अपढ़ हैं इस ग्रंथ से, तो विद्वानों से क्षमा लेते हैं और जो हम जैसे प्रतिभागी हैं, मैं आप में से ही एक हूं क्योंकि मेरा परिचय इस ग्रंथ से बहुत थोड़ा है, बहुत ही थोड़ा है। और मैंने अनूप जी से कहा कि भाई अगर कुछ कहना है तो पहले आप हमको दे दीजिए, और मेरी गति भी संस्कृत में बहुत थोड़ी है, कक्षा 10 तक संस्कृत मैंने पढ़ी है, मूलतः मैं प्रबंध का छात्र हूं। आज जिस विषय पर बात करूंगा वो है टिप्स इन पंचतंत्र फॉर मैनेजिंग वंस लाइफ। जीवन के प्रबंधन के लिए या आत्म प्रबंधन के लिए पंचतंत्र में कुछ सूत्र जो हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये खुली चर्चा होगी। कुछ बातें मैं कहूंगा, फिर आपसे इनवाइट भी करूंगा, क्योंकि जब व्यवहार की बात है तो मेरे ख्याल में सभी लोग इस व्यवहारिक जगत में हैं, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, कोई नितांत गलत या सही किसी का दृष्टिकोण नहीं होता। ये होता है कि अपनी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स, इससे आगे कुछ नहीं। अब जो विषय है उसमें दो बातें लगती हैं कि जैसे सत्य एक है या सिद्धांत एक है और व्यवहार उससे थोड़ा हटके है। शायद आपको भी यह अनुभव हुआ होगा कि जैसे मान लीजिए स्विमिंग है, तो स्विमिंग का सिद्धांत एक है। आप में से कुछ लोग विज्ञान के छात्र हैं क्या? या इतना विज्ञान तो सबने पढ़ा है। स्विमिंग का सिद्धांत क्या है? क्या है भाई? वॉइड फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ, वॉइड फोर्स भी उसमें है, पानी में आप जाते हैं तो फोर्स काम करता है, लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो सिद्धांत है। लेकिन उस सिद्धांत के जानने से स्विमिंग नहीं आती है। या जो लोग और एक एनालॉजी दें कि मान लीजिए कि आप फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा है, ये सब चीज आप जान लें और सितार का रविशंकर के एनालिसिस कर लें कि इतनी फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है, इतना इसका जो है वो तरंग दैर्घ्य है, ये सब है, तो उस फिजिक्स के जानने से आप अच्छे सितार नहीं बजा सकते। सिद्धांत पक्ष अलग है, व्यवहार पक्ष अलग है, निश्चित रूप से अलग है। और व्यवहार पक्ष की भी हमारे यहाँ उतनी ही कद्र है या प्रतिष्ठा है जितनी सिद्धांत की है। शायद दोनों एक दूसरे पे परस्पर आधारित है। जैसे सच बोलना चाहिए, ये एक सिद्धांत है। सत्य की बड़ी महत्ता हमारे यहाँ है ना, और सत्य बोलने की बड़ी महत्ता है। इसीलिए लोगों को आश्चर्य है पूरे विश्व में कि पति पत्नी इस कल्चर में साथ रहते हैं, जीवन भर का साथ है, कई जन्मों का साथ है, बात को माने तो,
लेकिन कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं। वो तब जरूरत पड़ी जब आप जाते हैं, कहीं बाहर जाना होता है, आपको वीसा पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तब देना पड़ता है। तो अब गवर्नमेंट ने कह दिया भाई रजिस्ट्रेशन भी कर लिए, क्योंकि दूसरी व्यवस्थाओं के कंपेटेबल आपको होना है, नहीं तो हजारों वर्षों से ये सत्य वचन के ही आधार पर इतना सुदृढ़ और सुस्थिर समाज ये चला है। तो सत्य का एक सिद्धांत है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है। लेकिन जब व्यवहार में उसी सत्य को बोलना है तो आम आदमी के लिए बहुत सारे इंजंक्शंस दे दिए, बहुत सारे कंडीशन लगा दिए। वो आपको पता होगा, जैसे उन्होंने कहा सत्यम ब्रूयात, सच बोलना तो चाहिए, लेकिन अब ये इसके आगे व्यवहार है, प्रियम ब्रूयात, मीठा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ठीक है ना। और उसके आगे फिर इंजेक्शन लगाया व्यवहार का, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रिय लगने के लिए मतलब अप्रिय सत्य को नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए मतलब क्या भाई, व्यवहार में अब जो आपको ठीक लगे, अब ये आप पे है, आप उसको कैसे निभाते हैं, आपका चॉइस है। और प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रिय लगने के लिए झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है कितना % आराम आपको है, तो भले आराम आपको 10% भी, तो आपने डॉक्टर साहब 25-30% आराम है, आपकी दवा से 25-30% आराम है। तो वो तो झूठ, ऐसा नहीं कि कोई इंटेंट नहीं है, किसी को उसका नुकसान नहीं है, लेकिन कहता है कि भाई प्रिय लगने के चक्कर में झूठ नहीं बोलना चाहिए। ईश धर्म सनातन, ये हमेशा से ये एक चला आ रहा है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी ट्रांसफर होता हुआ परंपरा से चला आ रहा है। तो एक सिद्धांत के व्यवहार में इतनी कंडीशन लगाई, उसका निभाना कठिन है। एक और सिद्धांत लीजिए, सोना एकदम शुद्ध कितने कैरेट का होता है आप बताइए? प्योरेस्ट गोल्ड कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का गोल्ड होता है, उसको प्योरेस्ट कहते हैं। वो सिद्धांत है। लेकिन अगर उस गोल्ड को, सोना तो आप पहनते नहीं, 24 कैरेट की सोने की ईंट तो आप गले में लटका के घूमेंगे नहीं कि साहब ये 24 कैरेट का है। आप क्या पहनेंगे? आभूषण पहनेंगे उसका, है कि नहीं? नेकलेस पहने या कुछ भी पहने। तो जब 24 कैरेट से आभूषण बनाना है तो फिर वहां पे व्यवहार पक्ष आ गया। तो जो पहले कहा वही चीज इसमें व्यवहार पक्ष में आ गई कि 24 कैरेट में आभूषण नहीं बन सकता। इसको हम लोग व्यावहारिक सत्य कह देते हैं अपने यहां मैनेजमेंट में। ठीक है, चूंकि हमको आभूषण बनाना है तो उतनी मिलावट परमिसिबल है, सिद्धांत से व्यवहार में उतना परमिसिबल। एक उदाहरण और दूंगा इस कठिनाई का, क्योंकि यह कठिन चीज है। व्यवहार पक्ष का निर्णय करना कठिन है, और इसके बैकग्राउंड पे इसी के बाद आऊंगा जो उदाहरण देकर के। लोग कहते हैं कि भगवान भक्तों को बहुत चाहते हैं, चाहे किसी भी को भी आप मानते हो, उसको ऑलमाइटी कहते हो, नेचर कहते हो, सुपर पावर कहते हो, खुदा कहते हो, गॉड कहते हो, या हम लोग जो जिसकी मान्यता हो, कहते हैं कि वो अपने भक्तों को बहुत मानता है। तो प्रश्न ये उठा कि जब युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा के लिए गए शकुनी के साथ, तो भगवान ने उनका उद्धार क्यों नहीं किया? सारी समस्या ही वहीं से बच गई होती ना। न द्रौपदी की बेइज्जती होगी, न होती, न तो महाभारत होता, न जितना कुछ विनाश हुआ वो होता। अगर भगवान वहीं बचा लिए होते हो जाता। क्या कठिनाई थी भगवान को? सर्वसमर्थ है और अच्छा सच्चा भक्त था, तो उसको क्यों नहीं बचाया उन्होंने भाई? क्यों नहीं बचाया? बचाना चाहिए था कि नहीं, आप बताइए। अरे यही कह दिए होते कि भाई ठीक है, दुर्योधन की तरफ से शकुनी खेल रहा है तो युधिष्ठिर की तरफ से मैं खेलता हूं। तो किसके पास से पढ़ते फिर? शकुनी के पढ़ते कि कृष्ण भगवान के पढ़ते? इतना तो कह सकते थे।
भाई जब एक राजा अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर रहा है तो दूसरा राजा भी कर देता, भाई कुछ मत करिए, आप कह दीजिए ठीक है हमारी तरफ से ये पार्टिसिपेट करें, नॉमिनेट कर दीजिए हम। तो क्यों नहीं किया उन्होंने? तो ये व्यवहार पक्ष है। सिद्धांत पक्ष है कि भगवान जो है भक्तों का बिल्कुल ख्याल रखते हैं, लेकिन भगवान भी कभी कभी व्यवहार पक्ष से बच जाते हैं। तो युधिष्ठिर ने खुद उनको मना कर दिया कि आप नहीं आएंगे, तो क्या करते भगवान, कैसे जाते आप बताइए? कोई किसी से अगर स्नेह करता है और उसी ने मना कर दिया कि आप मत आइएगा, तो क्या करेगा, वो जाएगा? तो इस व्यवहार में तो भगवान ही फंस गए। और युधिष्ठिर ने ही नहीं मना किया, किसी ने भी उनको याद तक नहीं किया, यहां तक कि द्रौपदी ने भी उनको याद नहीं किया। जब बिल्कुल सारे सहारे खत्म हो गए तब उन्होंने याद किया। फिर भी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि भाई वो युद्ध क्रीड़ा भवन में तो मैं नहीं जाऊंगा, तो खैर उन्होंने बाहर से मदद की। तो जो बिल्कुल अनन्य मदद करने वाला है वो भी ये कहता है कि नहीं, व्यवहार पक्ष है कि हमको याद करोगे तब ना आऊंगा, पावर ऑफ अटॉर्नी दोगे तब ना तुम्हारे बिहाफ पे दस्तखत करूंगा। तो ये व्यवहार पक्ष बहुत कठिन है भाई। और ये एक ग्रंथ है जो कि व्यवहार पक्ष में आपको दक्ष बनाता है। मुझे तो ज्यादा समझ नहीं आया, मैं थोड़ा बहुत इसको पढ़ा, लेकिन जो कुछ भी मैंने पढ़ा तो ये लगा कि कदम कदम पर हम लोगों को इससे सीखने लगा। और शायद ये अद्भुत विधा में लिखा हुआ ग्रंथ है, बहुत ही सरल भाषा है। और अभी हमको सदाशिव जी ने बताया कि इसका सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो ये हम लोगों की एक हमारे सिस्टम की कमी है। ये तो हम कहते हैं हर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? एक मैडम ने पढ़ा, आपने पढ़ा, शायद आपने पढ़ा, आपने भी पढ़ा, तो 3 लोगों ने पढ़ा। मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए इंग्लिश वर्जन खरीद के जरूर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि ये कुछ अच्छा चीज है, इसको देना चाहिए। ये जिम्मेदारी ये भी तो है कि जो हमको तो नहीं मिला, हालांकि वो बच्चे इस डिसिप्लिन में कोई है नहीं, लेकिन फिर भी उनको ये थाती अगर ट्रांसफर होती है और उसी उम्र में होती है जब होनी चाहिए, मतलब 8-9 साल की उम्र में अगर बच्चे इसको पढ़ते हैं, जबकि बिल्कुल इन कहानियों से उनका सहज तादाद में हो जाता है। कोई भी, चाहे नेवला है, चाहे बगुला है, चाहे कौवा है, चाहे कुछ भी है, ज्यादातर प्रकृति के पात्र हैं इसमें। तो उस समय तो लड़कों का मन ऐसा ही रहता है, और एक कहानी ऑटोमेटिक दूसरे को लीड करती है। एक ऐसा सातत्य है इसमें, देखिए कि एक कहानी दूसरे को ऑटोमेटिक लीड करती है, दूसरी तीसरे को लीड करती है। तो एक बार कोई बच्चा अगर पढ़ना शुरू करेगा, तो अगर उसकी माँ बुलाएगी भी, चलो दूध गर्म हो गया है पी ले, अच्छा रुको अभी आता हूँ। ये तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। तो बचपन में आप में से कितने लोगों ने पढ़ी इस किताब? 1, 2, 3, 4, अच्छी बात है। बचपन में पढ़ने के देखिए कई फायदे हैं। एक तो यह है कि दिमाग में बहुत खाली जगह रहती है, और जब आप बचपन में कोई चीज पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं इम्प्रेशनेबल माइंड, वो बिल्कुल माइंड आपका तैयार है इम्प्रेशन रिसीव करने के लिए। अभी तो क्या, अभी तो 50 तरह के आपके पास फालतू चीजें भरी हैं, तो रजिस्ट करते हैं या टेस्ट करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं, या कहीं ना कहीं इतने बायसेस हमारे डेवलप हो गए कि अच्छा ये तो संस्कृत वालों की किताब है, इसको मैनेजमेंट से क्या लेना है, इसका तो हर पन्ना ही मैनेजमेंट का है, कोई ऐसा पन्ना नहीं जो मैनेजमेंट का नहीं है, और प्रोफाउंड मैनेजमेंट। तो बचपन में पढ़ने के जरूर फायदे हैं कि आपका माइंड उन चीजों को परमानेंट वे में प्रिंट कर लेता है। जैसे आप देखिए, आपको 3-4 की किताबों की कविता कोई याद होगी, याद है कोई कविता आपको? वो अभी तक भी याद होगी, भूलेगी नहीं। और जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे, आपका परिवार हो जाएगा, उसके बाद आपके बच्चे हो जाएंगे या बच्चों के बच्चे आप दादा बन जाएंगे, तो भी वही कविताएं आपको वैसे ही दिमाग में याद रहेंगी। ये जो पढ़ रहे हैं PhD, MSc, BSc सब भूल जाएगा, वो बचपन की वो कविता जैसे
हटकर बैठा चांद एक दिन माता से अब बोला, सिलवा दो। आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी ये कविता? सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक जी बोला। देखिए वो भूलेगा ही नहीं। तो ये वो प्रयास है कि बड़े सहज वे में प्रोफाउंड विजडम आपको ट्रांसफर की जाए, ना खाली मतलब ये व्यवहार की नीति है, इसमें बड़ा प्रोफाउंड विजडम है जो आपको ट्रांसफर की जाए और उस एज में ट्रांसफर की जाए। और एक चीज इसमें और है जो कि आजकल शायद हम लोग तो उससे बहुत दूर हैं, लेकिन हम लोग को शर्म आती इसलिए कह देना चाहिए कि मैंने इसी में पढ़ा, मेरा ज्ञान ताजा ताजा ही है, पुराना नहीं है भाई, मैं क्षमा सबसे मांग ले रहा हूँ। 80 वर्ष की उनकी अवस्था थी। विष्णु शर्मा जिन्होंने इस ग्रंथ का प्रणयन किया, रचना की, 80 वर्ष की उनकी अवस्था थी। 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने वो चैलेंज स्वीकार किया कि हम इन राजकुमारों को शिक्षित कर देंगे और बिल्कुल अच्छे से निपुण बना देंगे, और बदले में हमको कुछ नहीं चाहिए। हम लोग की जो ग्रूमिंग है अभी, पहले हम यूनिवर्सिटी में हैं, इतने साल से हैं, प्रोफेसर हैं, एक पन्ने का कोई प्रपोजल आएगा, प्रोजेक्ट आएगा, तो हम कहेंगे व्हाट इज देयर फॉर मी, इसमें हमारे लिए क्या है भाई, ठीक है, हम क्यों अपना टाइम नुकसान करेंगे? नहीं, इट इज फॉर ए लार्जर कमिटमेंट टू दी सोसाइटी। क्योंकि अगर राजा और राजकुमार ही सही, राजा राजकुमार का मतलब शासक वर्ग, those who are responsible for running the country or institution, if they are not properly groomed, then it will create a vicious cycle. वो एक खराब साइकिल करेगा और वो दिन पर दिन और विशेष होता जाएगा। तो इस जिम्मेदारी के नाते उन्होंने ये चैलेंज स्वीकार किया कि ठीक है, हमारी अवस्था 80 वर्ष की है, लेकिन हम इनको बिल्कुल निपुण बना देंगे नीति शास्त्र में, और अगर नहीं बना पाए तो XYZ जो भी, और पैसा हमको नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं आजकल? हम लोग को हर काम को पैसे देते हैं। शायद पुरानी व्यवस्था हमारी बहुत अच्छी से थी, जो व्यवस्था हमने अब उधार की ली है, जिसमें हम एक्सचेंज प्रोसेस में एंटर करके, हम आपको विद्या तो क्या कहें, हम लोग तो अविद्या ही पढ़ाते हैं, विद्या से तो हम लोगों को कोई नाता ही नहीं है। सा विद्या या विमुक्त है तो बहुत दूर दूर की बात है, लेकिन महत्व तो दोनों का है। चलिए, यस्तद वेद उभयम सह, तो अविद्या भी पढ़ाते हैं, तो हम बिल्कुल सीधे सीधे फिक्स कर लेते हैं भाई हमको क्या मिलेगा। और जो इस नेगोशिएशन की आर्ट में स्मार्ट नहीं है, तो उनको हम कहते हैं नोविस। तो ये एक खराब कल्चर हमने समाज में डाली बात है, क्योंकि एक देखिए, समाज जो है वो दो तरह से स्थायी रहता है। एक आध्यात्मिक भाव से, जो हमारा पहले का समाज था कि जो हम हैं वही ये हैं, इसलिए फ्लो बिल्कुल कंटिन्यूअस रहेगा, तब हमारा समाज जो है सुस्थिर रहेगा। और दूसरा मार्केट के एंगल से एक्सचेंज प्रोसेस कि हम देंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा। हमारे पास डॉक्टर है, डॉक्टर की स्किल है, तो बदले में हमको फीस चाहिए, हम उन्हीं का ट्रीटमेंट करेंगे, दोज हु आर केपेबल ऑफ पेइंग मी दी फीस। ये बड़ा एक क्रूरल अप्रोच है। पहले ऐसी बात नहीं थी। आपको याद होगा, अगर आप में से कुछ गांव से ताल्लुक रखते होंगे, पहले कुछ गांव में जो तंत्र मंत्र बताते थे, सांप बिच्छू ये सब का, तो उनसे क्या करते थे? उनसे कमिटमेंट लेते थे, वचन लेते थे। क्या कि अगर कान में शब्द पड़ गया तो आपको फिर घर में आप नहीं बैठेंगे, आपके कुछ करने से हो चाहे ना हो, लेकिन उस स्थान पे आपका पहुंचना जरूरी है। और इसी पे प्रेमचंद की कहानी है जो आपने पढ़ी होगी, मंत्र, है ना, जो कि बुढ़िया के सो जाने पे चुपके से दरवाजा बंद करके निकल जाता है वो, तो वो शायद एक बेहतर परिप्रेक्ष्य था समाज का। ये जो हमने बाजार हर चीज में घुसेड़ दिया है, इसके बड़े खराब कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आपने पढ़ा नहीं, 30 लाख में किडनी बेच रहा है या खरीद रहा है, 3 लाख उसको दे रहा है। ये मार्केट है क्या? मार्केट इज ए वेरी रूथलेस फोर्स। दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाना ही बाजार का उद्देश्य है। अब वो उसको पता नहीं कितना में आपने एक्सचेंज सौदा तय किया किडनी का, 30 लाख में आपने तय किया, 3 लाख उसको, उस बंदे के लिए वो भी शायद बड़ी रकम है, दुर्भाग्य का मारा है। लेकिन ना कोई एथिक्स है, ना कोई वैल्यू सिस्टम है।
सारी इथिक्स पैसे में जाके केंद्रित हो जाए, तो ऐसे समाज नहीं चलता। शायद इन ग्रंथों के जो भी प्रणेता थे उनको इस बात का बोध था कि पैसा लेके या राज्य से कोई हमको सुख सुविधा लेकर के वो एक गलत हम ट्रेंड शुरू करेंगे। हमको ऐसे ही उनको एक्सपर्ट बनाना है, क्योंकि बदले में जो बेनिफिट होगा, प्रजा सुखी होगी, सुनीति का शासन होगा, और अगर प्रजा सुखी है तो उसके पुण्य का 1/6 वैसे राजा को मिलता है, जो शास्त्र कहता है। तो ये सब बातें हैं भाई। बाकी इस ग्रंथ में 5 सेगमेंट है, 5 सेगमेंट है और 5 बड़े महत्वपूर्ण हैं। मुझे पता नहीं कि अभी तक क्या आपने इसमें से लिया है, लेकिन 2-3 कथानक हम उसमें से लेंगे और उसको व्यावहारिक दृष्टि से भी और प्रबंध की दृष्टि से भी उसका अवलोकन करेंगे। तो उसमें एक आखिरी खंड की कथा है जिसमें एक जुलाहे की कथा है। वो जुलाहे की कथा ये है कि उसका नाम है कौलिक, और उसका जो धागा बिनने वाला यंत्र है वो टूट जाता है, तो वो लकड़ी के तलाश में जंगल में जाता है और उसको एक अच्छा शीशम का पेड़ मिलता है। वो सोचता है कि ये ठीक है, सीधा है, मजबूत है, इसी लकड़ी को मैं काटता हूं। आवाज जा रही है? हमको लगता नहीं जा रही है। नहीं, पीछे नहीं सुनाई पड़ रहा नहीं। आर यू गेटिंग मी? अच्छा, तो शीशम के पेड़ में एक यक्ष रहता है। वो कहता भाई हमको काटो मत, और मेरे पास बहुत सिद्धियां हैं। और इस प्रकरण का नाम है, लास्ट वाला प्रकरण का क्या नाम है? अपरीक्षित कार्य। अपरीक्षित कार्य। उसी का शायद ये 5वां 6वां ऐसे मैंने ले लिया। तो कहता है कि हम बहुत सारी हमारे पास मतलब डिवाइन वो है, पावर है, हम जो मांगोगे वो तुमको देने में सक्षम है, बोलो तुम क्या मांगना चाहते हो। अब वो परेशान हो जाता है, या आप हम सबकी परेशानी व्यवहार में हम बताएं, क्योंकि हमारा दिमाग इतना छोटा हो गया है ना डे टू डे स्ट्रगल में, कि एकदम से कोई बड़ी चीज आ जाए उसकी परिकल्पना ही नहीं। मालवीय जी ने जब ये कहा अपने टीचर को, आदित्यराम भट्टाचार्य को, कि हम एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, तो बहुत उनके वेल विशर थे, बहुत उनका योगदान है उनके व्यक्तित्व कृतित्व में। लेकिन उन्होंने कहा भाई आज तक मैंने सुना नहीं। अरे स्कूल बना लो, इंटर कॉलेज बना लो, डिग्री कॉलेज बना लो, इतना बड़ा विश्वविद्यालय तो मैंने कभी सुना नहीं किसी ने बनाया। तो बोले नहीं, हमारा तो यही करने का मन है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जाओ, ईश्वर करे तुम सफल हो अपने संकल्प में। तो ये उसकी भी दिक्कत है, जुलाहे की जो कौलिक, जुलाहे को शायद संस्कृत में कौलिक कहते हैं, मंथर उसका नाम है इस कहानी में। तो वो क्या मांगे, वो बड़ा परेशानी में पड़ जाता है कि हम क्या मांगे। और हम लोग, आपको पता है हमारे यहाँ जो एक प्रार्थना होती है ना, विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुर यद भद्रम तन्नासुर। ये झंझट हम क्यों लें कि क्या मांगे, ये भी तुम ही को सुपुर्द कर देते हैं। कि जो हमारे लिए ठीक का मतलब भद्र और ठीक में अंतर है। देखिए हम लोग जो लिखते हैं, एक शब्द आप बनियों की तिजोरी पे देखते हैं, शुभ लाभ। शुभ लाभ बड़ा गहरा शब्द है ना, उसकी मीनिंग खत्म हो गई। वो ट्रेडिशन हो गया हर साल दिवाली में पोत करके अलमारी उस पर शुभ लाभ लिख देना। लेकिन अभी हम चले 100 साल की यात्रा हमारे विषय की है, मैनेजमेंट की। वी स्टार्टेड विद प्रॉफिट। अ बिजनेस दैट रन्स नो प्रॉफिट इज ए क्राइम ऑन सोशल रिसोर्सेस। इससे हमने शुरुआत किया, और शुरुआत करने के बाद हम आज कहां पहुंचे हैं। आज जो प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव था सिंगल पी का, उसको यूनाइटेड नेशंस ने रिवाइज करके कहा ट्रिपल पी, ट्रिपल बॉटम लाइन। बॉटम लाइन इसलिए कि बैलेंस शीट अगर आप देखते होंगे
तो उसमें सबसे आखिर में प्रॉफिट आता है, इसलिए उसको बॉटम लाइन बोलते हैं। तो कहता है कि अपना लाभ जो है हम खाली एक पी के सेंस में नहीं इवेल्युएट करेंगे, हम 3 पी के सेंस में इवेल्युएट करेंगे, लाभ या हानि। तो पहला पी क्या है? पहला पी है पीपल, दूसरा पी है प्लेनेट और तीसरा है प्रॉफिट। इसका मतलब इन्वायरमेंट के बारे में हम देखेंगे कि कितना आपने कॉस्ट इन्फ्लिक्ट की, लोगों के वेलबींग के बारे में देखेंगे वो प्रॉफिट जनरेट हुआ, किडनी बेच के तो नहीं हुआ, और उसके बाद देखेंगे बिजनेस हैज टू स्टे अफ्लोट, प्रॉफिट तो रहना चाहिए, बिना उसे कैसे काम चलेगा, क्योंकि प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। लेकिन खाली प्रॉफिट नहीं, 100 साल में हमने रिवाइज किया, और ये जो हमारा ट्रेडिशनल विजडम है जो हम लिख देते हैं शुभ लाभ, लाभ के पहले शुभ ऑब्जेक्टिव लगाने का मतलब यही है। शुभ संस्कृत का वर्ड है जो कि शायद गुरुजी ज्यादा हमसे एक्सप्लेन करेंगे। शुभ का मतलब उसमें किसी का भी नुकसान नहीं है। तो वहीं हम घूम के आए, पीपल। पीपल मीन्स नॉट ओनली दोज हु हैव स्टेक इन द बिजनेस, पीपल एट लार्ज, ह्यूमैनिटी एट लार्ज, प्लैनेट, इस धरती जिसमें और बिजनेस खुद। तो हमको लाभ तो चाहिए, लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव लगाया शुभ। ऐसा लाभ चाहिए जो शुभ हो, ठीक है ना, शुभ। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीम महिषा गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम। गो एक सिंबॉलिक है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, और ब्राह्मण का मतलब स्पिरिचुअल। तो ये शुभ लाभ में बड़ी भारी विजडम थी जो किसी ने दिया होगा कि इसको लिखो, और लिखने का मतलब है कि तुम्हारे अंतरतम तक बिल्कुल व्यवहार में उतरे। हजारों साल में वो करते करते क्या हो गया, एक रूढ़ी बन गई, ये लिख देना है, शुभ लाभ लिख देना। अभी ये हुआ है कि पूरे पश्चिम की दुर्गति के बाद जब ये ट्रिपल पी का कंसेप्ट आया, तो हम लोगों ने भी नई नजर से देखा है कि ये शुभ लाभ क्यों लिखते रहे, और इसका मतलब कितना डीप है भाई, इसकी मीनिंग कितनी कितनी गहरी है कि लाभ तो हमको चाहिए, लेकिन वो लाभ नहीं चाहिए जो किसी को भी एक्सप्लॉइट करे। तो जब उससे कहा कि क्या चाहिए, तो बोला हमको तो पता नहीं है, हम पूछ लेते हैं, हमारा मित्र है उससे पूछ लेते हैं। नाई उसका मित्र था उस जमाने में। समाज के परिवर्तन से कुछ चीजें इसमें आप परिवर्तित संदर्भ में लें, क्योंकि एक समाज गतिशील संस्था है। तो एक उसका दोस्त था, एक उसकी पत्नी थी। तो यक्ष ने कहा ठीक है जाओ तुम पूछ के आओ, अगर तुम खुद नहीं डिसाइड कर सकते तुमको क्या चाहिए, तो आई गिव यू सम टाइम, यू गो एंड कंसल्ट योर पीपल। ठीक है। तो पूछा उसने जाकर के अपने दोस्त से पहले, तो दोस्त ने कहा कि ऐसा है कि भाई तुम राज मांग लो, राजा बन जाओ तुम, और हमको मंत्री बना लो। तुम तो जानते हो दोस्त हमारे हो, तो हम बहुत बुद्धिमान आदमी, हमको मंत्री बना लो, तुम राजा बन जाओ, और हम दोनों मिलकर के अच्छा से राज चलाएंगे, आनंद से रहेंगे। तो उसने कहा ठीक है भाई, बात तो तुम्हारी मुझे समझ में आ रही है, मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं पूछूंगा अपनी पत्नी से भी जरूर, क्योंकि 2 ही लोगों का मैं विश्वास करता। तो वो अपनी पत्नी के पास भी पूछने गया। अब उसे बहुत सारे तात्कालिक श्लोक है, आजकल तो महिलाएं बहुत पढ़ी लिखी हैं, विदुषी हैं, जेंडर इक्विटी का जमाना है, तो उसको तो कुछ कहना, और शायद शास्त्रों में भी परस्पर विरोधी वो है, लेकिन उसे बहुत सारी बात वो कहता है कि भाई मंत्रणा करना ठीक नहीं है, स्त्रियों से मंत्रणा बहुत प्रशस्त चीज नहीं है। पता नहीं वो संदर्भ जो रहा होगा उसमें वो शायद वो बात ठीक ठहरती होगी। आज के संदर्भ में या पुराने संदर्भ में भी अलग अलग स्रोत है, ऐसा नहीं कह सकते है? कोई कहता है कि भाई आहार दिगुर स्त्रीणाम बुद्ध स्त्रीणाम चतुर्गुणा, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो गया, उसने कहा ठीक है मैं जाता हूं, मैं पूछता। तो पत्नी ज्यादा व्यवहारिक थी, उसने कहा नहीं राजपाट में बड़ा तकलीफ है, देखो रामचंद्र के राज के चक्कर में वनवास जाना पड़ा, राजा नल को परेशानी हुई, पांडवों को परेशानी हुई, ये राजपाट का चक्कर बड़ा खराब है, ये हमको तो ये पसंद नहीं आ रहा है, और तुमको वही दोस्त मिला था सलाह लेने के लिए, उसकी सलाह भी बहुत उचित नहीं है? तो मैं तो ये कहती हूँ कि ऐसा है कि मेहनत करते हो तुम दिन रात, 2 हाथ है 1 सिर है, तो उससे कपड़ा बुनते हो,
बाजार में बिक जाता है, हम लोगों का खर्च अच्छे से चल रहा है। अगर मान लो 2 हाथ और 1 सिर और तुमको हो जाए तो क्या होगा? डीआईजी, डबल इनकम ग्रुप हो जाएगा। डीआईजी एक ही में समाहित हो जाएगा। अभी तो आजकल हम लोग कहते हैं ना कि भाई ये डीआईजी फैमिली है, ये ठीक है, इनका क्या कहना है, हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग मेंबर है। हालांकि उनके अपने प्रॉब्लम्स होंगे, 50 प्रॉब्लम होंगे, लेकिन ऐसा कुछ उसने सोचा कि डीआईजी इन 1 पर्सन, डबल इनकम एक ही बंदे की कर देते हैं, इसको 2 हाथ और कर देते हैं, 1 सिर और कर देते हैं, तो जितना कपड़ा तुम बुनते हो उससे दुगना बुनोगे, तो जितना 1 हाथ 2 हाथ सिर से होता है वो तो हम लोग का खर्चा चलने भर अभी भी चल रहा है, इससे हम लोगों की सेविंग हो जाएगी एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विल बी वेल ऑफ, हम अच्छे हो जाएंगे। तो उसने कहा हाँ ये बात ठीक है। उसने कहा ठीक है भाई, जो हम तो कमिटेड है, हमने वचन दे दिया, तुम जो कहोगे दे देंगे। तो उसको 2 हाथ 1 सिर हो गया। और उसके बाद जैसे वो वहां से चला जंगल से और बस्ती में आया तो गांव वालों ने क्या समझा कि ये कोई राक्षस आ गया है। हाँ, कोई राक्षस आ गया है या ब्रह्म राक्षस आ गया है। उनको तो उतना ज्यादा स्मरण नहीं है और बस वहीं उसको पीट पीट के। तो ये तो कहानी दी उन्होंने, और कहानी किस लिए दी देखिए उसका जो जिस्ट है उन्होंने लिखा। ये मैं आपको पढ़ता हूं, अगर मुझे ये ठीक समझ में आता है तो। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, ये तो बच्चों को एक उन्होंने आकार बुन के दिया, एक चित्र बनाया और चित्र फिर एक जगह उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की। ये बड़ा अद्भुत इसकी स्टाइल है, छोटी छोटी कहानियां सरल भाषा में, और उसमें कुछ कुछ जो श्लोक हैं वो प्राण प्रतिष्ठा है। वो कहा यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा। मंथर कौलिक को खुद इतनी अकल नहीं थी कि वो सही गलत का विवेक करके मांग सके। और मित्रोक्तम न करोति, और ऊपर से दोस्त ने जो सुझाव दिया उसको भी नहीं मानता है, खुद का भी विवेक नहीं है, और जो विश्वसनीय मित्र है उसकी भी बात को वो ध्यान नहीं देता है, नहीं करता है। श्लोक तो कहता है उसकी बात को इंप्लीमेंट नहीं करता है, तो उसकी फिर क्या होती है? सएव निधनम याति यथा मंथर कौलिका, उसकी वही दुर्गति होती है। और यहां तो मतलब अल्टीमेट दुर्गति हो गई, जैसे कि मंथर नामक कौलिक की हो। तो इससे हम लोग के दिमाग में क्या घुसा है? अगर हम लोग बच्चे हो, आप अपने को टाइम क्लॉक में पीछे ले जाए और ये कहानी सुने तो आपको क्या घुसेगा? जो कि हम लोग मैनेजमेंट में कहते हैं, सबको बताते हैं, कहते हैं ना कि मतलब द लाइफ इज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। कंपनियों में तो और बुरी हाल है, हम लोग तो इस मामले में फॉर्चुनेट है कि नौकरी एक बार लग गई तो रिटायर होंगे तभी खत्म होगी। वहां तो डेली वेजर हर आदमी है, जितनी बड़ी पोस्ट उतना ही उसकी अनसर्टेनिटी, आज है कल नहीं है। तो कहते हैं बहुत स्ट्रेस है जिंदगी में। तो उस स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए क्या तरीका है भाई? हाउ टू मिटिगेट दैट स्ट्रेस, कैसे उसको कम किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए? कैसे हैंडल किया जाए? आप जब कपड़ा पहन के घर में चलते हैं, आप लोग तो अभी बच्चे हैं, आप भी जैसे हॉस्टल में होंगे या घर में होंगे, तो कपड़ा पहन के कोई से नया कपड़ा सिलाया आपने, तो क्या करते हैं पहनने के बाद? चारों में दिखा के आते हैं, कैसा लग रहा है? चारों ओर दिखा के आते हैं, शीशे में नहीं देखते, शीशे के अलावा से राय भी लेते हैं। हाँ, अलावा भी जाते हैं। तो किसके पास जाते? सड़क पे जो आदमी जा रहा है उसको देखते, कहते हैं कि हम कैसा देखते हैं? रूम में सर ना, नहीं। तो पहले आप शीशे में देखते हैं तो शीशा जो है इनएनिमेट, तो मतलब मृत चीज है, जैसा है वो आपको दिखा दिया, उससे आप संतुष्ट नहीं होते हैं। तो फिर हमारी जैसे उम्र के या जो लोग मतलब परिवार वाले हैं, तो वो अपने पत्नी से, बेटी से, बेटे से, कैसा लग रहा है भाई कपड़ा पहना, बताओ देखो ये नया कपड़ा है, कैसा लग रहा है? नहीं, मतलब दर्पण जैसा ही जिसमें फेथ है आपको, कहने का मतलब ये दोज हु आर सो क्लोज टू यू दैट यू हैव फुल फेथ इन देयर रिफ्लेक्शन। दर्पण रिफ्लेक्ट ही करता है ना, तो आप सड़क चलते आदमी से नहीं पूछते भाई कैसा लग रहा है? मतलब वो अभी तो ऐसी मूंछ थी, अभी वो शेखर धवन टाइप मूंछ रख ली तो कैसा लग रहा है? पूछते या तो दर्पण से या तो ऐसे जो कि दर्पण जैसा ही रिफ्लेक्शन दे, दोज हु आर क्लोज टू।
तो पहली तो ये बात है, अगर स्ट्रेस बस्टिंग करनी है तो डेवलप ए सर्किल ऑफ रिलायबल पीपल क्लोज टू यू वेयर यू कैन आस्क विदाउट एनी इनहिबिशन और हेजिटेशन। आजकल ऐसे लोग ही नहीं है लोगों के आसपास। फेसबुक फ्रेंड लाखों में है, हजारों में तो सभी के पास होंगे लाइक डिसलाइक करने वाले, लेकिन ऐसा आदमी मुश्किल से आपके पास होगा जिससे बेधड़क आप अपने दिल की बात कह करके रिएक्शन ले सकेंगे, क्या मैंने गलत किया क्या कुछ। तो पुरानी विजडम है, देखिए मारीच ने कहा सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य च पथ्यस्य श्रोता वक्ता च। तो ऐसा हम लोग कहते हैं कि आप ऐसा क्रिएट करिए सर्किल, वो आपकी वाइफ हो, आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, आपका जिगरी दोस्त हो, आपका स्कूलमेट हो, लेकिन एक सर्किल ऐसा जरूर होना चाहिए जहाँ की बिना, जैसे मान लीजिए होटल का कमरा तो बहुत सजा धजा रहता है कि नहीं, बड़े महंगे फर्नीचर होते हैं, आप जाइए 1 लाख रुपए किराए का होटल आपको मिलेगा 1 लाख प्लेस में, लेकिन आपको आराम कहाँ मिलता है, उस होटल में कि अपने घर में आके? क्या फर्क है, होटल तो बड़ा महंगा है, ये घर में आपको क्यों, वाई यू फील एट ईज एट योर होम, क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो जहाँ जैसे वैसे रहना चाहता है। होटल की बनी ठनी आर्टिफिशियल लाइफ आप थोड़े समय तक जी सकते हैं, फिर आप अपने स्वभाव में वापस आना चाहते हैं, है कि नहीं? घर में आप कभी बनियान पहन के लेटे हैं, कभी बनियान उतार दिया आप लेटे हैं, है कि नहीं? कोई फॉर्मेलिटी, कोई रिस्ट्रिक्शन आप पे नहीं है, कोई आपको देखिए हम तो घूम ही जा रहे हैं माइक से थोड़ा वही कॉलर माइक भी आप रख लीजिए, वो अच्छा रहता है। तो आप कंफर्ट वहाँ फील करते हैं जहाँ नहीं, न कि बहुत महंगी रूम हो, थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है आपको, और वो भी दैट इज बिकॉज ऑफ योर स्टेटस। कभी कभी वो एक बाह्य आवरण है कि इट हैज टू बी कमेंसुरेट टू माय स्टेटस, मैं XYZ हूँ तो ऐसा कमरा मुझे होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ये स्टेटस प्रेस्क्राइब करता है। यूनिवर्सिटी हमको कहती है भाई आप जाइए तो 5000 तक का कमरा आप ले सकते हैं, तो हमारा स्टेटस एक डिफाइन कर दिया उन्होंने, है कि नहीं? लेकिन हम उसमें कंफर्ट नहीं फील करते, 1 दिन 2 दिन तो ठीक है, फिर हमको मन करता भाग करके घर में आ जाए। वैसे ही आप ऐसा एक सर्किल डेवलप करिए जहां आप कंफर्टेबली पूछ सकें, अपना अक्स देख सकें लाइव लोगों में, जो कि उस जुलाहे ने किया। तो हम लोग कहते हैं कि भाई ऐसा आप अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप यू आर बाउंड टू लिव अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस को आप अनवाइंड कहाँ करेंगे, आपके पास स्कोप ही नहीं है। और या तो फिर आपको घेरेंगे कौन लोग, जिनको हम कहते हैं चापलूस लोग, तो वो तो हर चीज को ही अच्छा कहेंगे, हर चीज अच्छी है। तो ऐसा आदमी हो जो कि सच्चाई बयान करे आपसे और पथ्य बयान करे। पथ्य का मतलब जानते हैं? नहीं, पथ्य मतलब क्या, जैसे आयुर्वेद में पथ्य होता है, आहार में कहते हैं भाई ये पथ्य है या पथ्य है। पथ्य मतलब जो आपके लिए हितकर है, भले ही वो प्रिय ना, लेकिन अगर हितकर है तो जो आपका ऐसा रिफ्लेक्टिव सर्किल है वो कहेगा कि नहीं यार, आई डिसएग्री विद यू, आई हैव वेरी डिफरेंट व्यू फ्रॉम यू, आई सजेस्ट दिस, नाउ इट इज अप टू यू। तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको गौर करते हैं। अगर आपको उसमें विश्वास है तो देन यू ऑल्सो रिफ्लेक्ट अपॉन दैट कि नहीं यार ये ऐसे कहा तो इसको भी थोड़ा सोचो, ऐसी बात नहीं, इसलिए तो क्यों कही। तो एक तो ये है जो हम लोग कहते हैं, ऑलरेडी यहाँ इस कहानी में दिया हुआ है कि आप वो सर्किल डेवलप करिए, और ये आप सबके लिए, क्योंकि आज की जिंदगी में देखिए सबका अपना अपना स्ट्रेस है। ये हम नहीं कह सकते कि एक स्टूडेंट का स्ट्रेस कम है, स्टूडेंट को बहुत स्ट्रेस है कि नहीं? तो थोड़ा हद तक वो स्ट्रेस अच्छा भी है, क्योंकि उसके नाते क्या होता है, आपको अच्छा परफॉर्म करने की एक थ्रस्ट मिलती है कि थोड़ा अच्छा करें। लेकिन अगर वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, और कहीं ऐसा दो चीजें ऐसी बनी कि स्ट्रेस बढ़ता गया और परफॉर्मेंस घटती गई, तब क्या होगा? तब फिर वो फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाता है, फिर डिरेंजमेंट हो जाएगा, साइकोलॉजिकल केस हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपको भी बहुत जरूरी है कि भाई अगर हम तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की, तो जो लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं उस तरह के सिमिलर लोगों की इमीडिएट सर्किल बनाएं, उनसे हम टच में। आजकल बच्चे बात बहुत कम करते हैं, उनका ज्यादा साथी कौन है? स्मार्टफोन ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर ऑन YouTube looking all kind of filthy material which is easily available to you, isn't it?
और ये जैसे जैसे एक नशे की लत है, उसे खराब ये लत नहीं हम आपको बताते हैं, उतनी ही खराब ये लत है। तो जब आपका सर्किल होगा तो क्या हर समय मोबाइल लेके बैठे रहते, चलो हर हॉस्टल के सामने इतनी बड़ी फील्ड है, चलो दौड़ो भाई, कोई गेम खेलते तो खेलो, नहीं दौड़ो, नहीं चलो टहल करके चला जाए, लंका ही घूम आए। हम लोग तो पढ़ते थे तो बहुत पैसा तो रहता नहीं था, तो लंका टहल के जाते थे, बेल का शरबत ही पी के आते थे, क्या करें, उसी रुपया की दुकान, सस्ता का सस्ता, फायदा का फायदा है। कम से कम वो रोकेगा ना कि भाई दिन रात क्यों तुम यूट्यूब में घुसे रहते हो, ठीक नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि अब पेरेंट्स तो है नहीं आपके यहाँ पे और भी कोई नहीं है। तो अगर वो सर्किल आप डेलिबरेटली डेवलप नहीं करेंगे, जो कि रिफ्लेक्टिव सर्किल आपका हो, तो आप गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे, ठीक है ना। तो ये तो बड़ी व्यवहार की चीजें इसमें मैंने देखी, और ये कह रहा है कि सर्किल जब डेवलप करिए तो इंश्योर करिए कि आप सही सर्किल डेवलप कर रहे हैं। दोस्त की सलाह न मान करके अगर किसी और की सलाह उसने मानी, तो इसका मतलब है कि उसने, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कि आपने ड्यू डिलिजेंस नहीं किया। यू हैव टू टेक अप सम काइंड ऑफ ड्यू डिलिजेंस। मित्र भेद और मित्र संप्राप्ति तो अलग बात है, मित्र की परीक्षा भी करनी पड़ती है कि नहीं? है? मित्र वही है जो कि गाढ़े वक्त में हमारे, है कि नहीं? रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन हो, हित अनहित या जगत में जानी परत सब। कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दोस्त नहीं है, इसकी पहचान तो डिफिकल्ट टाइम में ही होती है भाई। हैप्पी टाइम्स आर गुड टाइम्स फॉर एवरीबॉडी टू गिव कंपनी, बट व्हेन यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड दोज हु स्टैंड बाय यू इन सच डिफिकल्टी, ओनली दे आर द ट्रू फ्रेंड्स, है कि नहीं? तो वो ये बात, ये कहानी ये कह रही है, स्ट्रेस को भी हैंडल करने की बात कह रही है, सम्मति लेने की भी बात कह रही है, और रिफ्लेक्टिव सर्किल डेवलप करने की बात कह रही है आपके इर्द गिर्द। अगर आपने नहीं किया तो करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। आप अपने घर में करिए, परिवार में करिए, दोस्तों में करिए, शुभेच्छुओं में करिए, जहां करना हो करिए। हम आपको बता देंगे, एकेडमिक्स में हम लोग के यहाँ ये गलत परंपरा है कि आप अपना काम करते हैं, अपना काम छुपा के रखते हैं। अब तो उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है। पहले तो पोस्टें कम होती थी तो था कि भाई किसी का सिलेक्शन होगा, अल्टीमेटली एवरीबॉडी कैन नॉट बी द बेनिफिशियरी, यू हैव टू चूज आउट ऑफ फ्यू पीपल, है ना? हर आदमी तो सेनाध्यक्ष नहीं बनेगा। ऑल द कोर कमांडर्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, दे आर इक्वली केपेबल, बट द सिचुएशन डिमांड्स दैट यू कैन पुट ओनली वन पर्सन, है ना? वन फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। और यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी है। लेकिन अभी तो क्या है, अभी तो हमारे यूनिवर्सिटी में तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग प्रमोशन अंडर सीएस स्कीम्स। So there is no point not sharing their work because you are deprived of some of the critical benefit that you could have got by sharing the work. तो जहाँ ये डर था कि नहीं शेयर होगा तो पता चलेगा तो वो भी कंपटीशन में उतना काम करेगा तो एक ही पोस्ट है तो कहाँ होगा, वो तो जमाने अब खत्म हो गए हैं। तो लेट द एकेडमिक्स बी बेनिफिशियरी ऑफ दैट। अगर आप शेयर करेंगे, शेयर्ड विजडम होगी, क्रिटिकल इवेल्युएशन होगा, पॉजिटिव ओरिएंटेशन के साथ, naturally you are going to get enriched material for the academic creation that you are doing, और उसे सबको बेनिफिट होगा, आपका भी नाम होगा, यूनिवर्सिटी का नाम होगा, बच्चे पढ़ेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अकेला आदमी क्या करता है, आप जो कर देते हो लगता है बहुत अच्छा हो गया। यू गेट ओवर पावर्ड बाई योर आइडिया, है ना? वो इतना एक स्ट्रांग फोर्स है ना कि आपकी क्रिटिकल फैकल्टी जो है दैट गेट्स बैक सीट। और जैसे अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है ना, वैसे अपना क्रिएशन, एकेडमिक क्रिएशन भी सबको बहुत अच्छा लगता है। तो ये तो हमको तो बड़ा अच्छा लगा, इसलिए हमने कहा आपको शेयर करें भाई। और अगर आपका रिफ्लेक्टिव सर्किल नहीं है तो आप प्रयास करिए। 1 मिनट के लिए हम यहाँ रुकेंगे, आपसे ऑब्जर्वेशन लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। आपके कोई ऑब्जर्वेशन हो, कोई प्रश्न हो, कोई बात आपके मन में हो जो कि हमसे न मेल खाती है, तो यू आर फ्री टू स्पीक योर माइंड। आप अपनी बात कह सकते बिना किसी संकोच के, ठीक है? और
मेरी अगर संस्कृत में उच्चारण में कोई त्रुटियां हैं तो मैं क्षमा सबसे मांगता हूँ, जितने भी विद्वान यहाँ हैं, क्योंकि भाई मेरा विषय है। बोलिए भाई, एक हमने स्टोरी आपकी शेयर की, उसको कंटेक्स्ट दिया आज का। अब आपके कोई सवाल हो तो बताइए। तो इसका हम, उन्होंने तो कहा यस्त नास्ति स्वयं प्रज्ञा, हम इसका इन्फ्रेंस आपको अपने सामने पेश करते हैं। हर आदमी को अपना शीशा गढ़ना है, जिसमें आप अपने को बेधड़क देख सकें और अपने बर्थ सूट में देख सकें, कुछ छिपा के दुराव करके नहीं, है? ताकि आपको सही रिफ्लेक्शन। हमको तो इस कहानी से यही समझ में आए। ठीक है, गढ़ेंगे हम लोग शीशा, बिल्कुल गढ़ेंगे और मिलेगा। देखिए फौज में इसीलिए बड़ी सिस्टम है, सीरियल भी देखे होंगे आप, बोलते भी देखे होंगे। कोई भी सैनिक जो है उसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी किसको है? उसके बडी। बडी इज जस्ट लाइक हिज फौजी वाइफ। नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन छोड़ दीजिए, बाकी सारी शेयरिंग है, कंप्लीट शेयरिंग। एंड द आर्मी इनकरेजेस टू शेयर राइट फ्रॉम फैमिली डिटेल्स, चिल्ड्रन डिटेल टू ऑल पर्सनल डिटेल्स। गांव में कहाँ केस चल रहा है, कहाँ, बिकॉज वंस यू शेयर द थिंग्स यू फील दैट एक सेफ्टी वॉल्व है वो बडी आपका। आप नहीं कह सकते तो कमांडर से जाकर बडी कहता है कि सर इसके घर में ये प्रॉब्लम चल रही है, इसके खेत में कुछ केस वेस चल रहा है, यू राइट ए लेटर टू डीएम। ये तो छुट्टी इसको नहीं मिल रही, तो इसकी परेशानी है। क्योंकि अभी क्या है, पहले ज्वाइंट फैमिली था ना, तो जवान चला जाता था तो देयर आर मेनी पीपल इन द फैमिली टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स। अभी क्या हो गया, द ज्वाइंट फैमिली एट द ग्रासरूट लेवल इन विलेजेस है ऑलमोस्ट फ्रेगमेंटेड। तो वो जवान भी अकेला अपने घर का अर्निंग मेंबर है, प्रैक्टिकली अकेला है। कहने के लिए हो सकता है चाचा ताऊ भाई हों, लेकिन वो प्रैक्टिकली अकेला है। उसकी वाइफ है, छोटे बच्चे घर में, तो कहीं उसको घर की प्रॉब्लम है, कहीं उसको खेत की प्रॉब्लम है, कहीं उसको मकान की प्रॉब्लम है। तो जब वो बडी से शेयर करता है तो बडी उसको कमांडेंट से जाता है कि सर ये प्रॉब्लम, इसकी वजह से ये बड़ा स्ट्रेस में है या डिप्रेशन में है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस उसको कहते हैं प्लीज लुक इनटू दिस मैटर्स, हमारा जवान इसे डिस्टर्ब हो रहा है। अगर आप उत्साह में नहीं है, जोश में नहीं है, तो लड़ाई क्या आप करेंगे? हथियार नहीं लड़ता, जोश ही लड़ता है। सो दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ मैकेनिज्म इनसाइड द आर्मी टू एंश्योर दैट द एंटायर प्लाटून रिमेन्स इंथुजियास्टिक। तो हम सबको भी एक बड़ी डेवलप करना चाहिए। सोसाइटी ने भी एक सिस्टम दिया है, लेकिन उसमें हम बहुत छिपाव दुराव करते हैं, हम बड़ी नहीं डेवलप करते, शीशा नहीं बनाते उसको कि रिफ्लेक्शन हमको मिले। तो ये तो इससे हमको मिलता है। आपका प्रश्न रह गया अभी, आप कुछ पूछ लें तब हम आगे जाएं। देखिए अच्छी ऑडियंस वही है जो कि भाई हमको थोड़ा क्रिटिकली रिस्पॉन्स करे, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया कि मेरा ये इलाका नहीं है, ये दूसरे के इलाके में मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो आप सबकी सहमति से, सहयोग से ही कर पाऊंगा। बोलिए। कोई ऑब्जर्वेशन या किसी को अपनी बात कहनी, किसी ने ऐसा बड़ी बनाया हो तो बताइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट पर्सन। सर कोई बात जो है स्टोरी के माध्यम से क्यों कहते हैं, सीधे कोई बात स्टोरी में निहित जो सार है वो सीधे क्यों निकालते हैं? जैसे बहुत पे हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, जो बात कहनी है हमको सीधे कह दे, आयुर्वेद के ग्रंथ है सीधे कह दे, लेकिन स्टोरी के माध्यम से ही क्यों कहा जाता है? बहुत अच्छी बात आपकी है। ब्रिटिश जमाने में जब हम लोग सब्जेक्ट थे ब्रिटिशर्स के, तो एक बार क्वीन एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आए। आर यू लिसनिंग में? सुनाई पड़ रहा है? नहीं तो आगे आ जाइए, है ना। तो भारत के दौरे पे क्वीन जब आई तो वायसराय का ये हुआ कि एक इंडस्ट्रियल डेलीगेशन भी इनसे मिलना चाहिए, तो किसको भेजा जाए? तो उस जमाने में दो ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आप भी जानते हैं, उनका नाम ले सकते हैं, एक टाटा और एक बिरला, ठीक है ना। तो बिरला का मतलब जीडी बिरला, घनश्याम दास बिरला, और टाटा का मतलब हमको लगता है जेआरडी टाटा और जीडी बिरला। तो ये लंच की मीटिंग थी, है ना। तो किसको भेजा उन्होंने, आप बताइए? किसको भेजा?
जे.आर.डी. टाटा एक तरह से एंग्लो पर्सियन मतलब पारसी से मेरा है ना, उनकी ओरिजिन है, और एजुकेशन पूरी उनकी वेस्टर्न है। बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। अगर आप कभी उनकी राइटिंग पढ़े हो, आई टेल यू इट इज ए फीस्ट टू रीड हिज राइटिंग्स। लेकिन जे.आर.डी. टाटा बड़े प्रिसाइज आदमी थे। जैसे आप कोई लोग होते हैं ना कि किसी बात को बड़ा पल्लवित करके विस्तार में रखते हैं, और कोई होता है कि हमको तो यही करना है, या करके उठ के चल देते हैं। तो अगर आप ऑफिसर हैं और आपको एक आदमी को डिप्यूट करना है बात अपनी रखने के लिए कहीं, तो आप किसको पसंद करेंगे? जो फट से एक लाइन में जाता है, मूल बात वो भी कहता है, क्रक्स कहता है, कह के तुरंत चल देता है। वो जो सूत्र लिखने की परंपरा थी हम लोग के यहाँ, सूत्र की परंपरा की वजह से इतने भाष्य हुए और इतने सारे पुराण वगैरह आए, और लोगों को जो है वो इंटरप्रिटेशन का मौका मिला। तो सूत्रों में तो बात कही जाती है, लेकिन वो सबको समझ में नहीं आती। स्टोरी क्या है, उसे कॉन्टेक्स्ट देती है, तब बताए कि ये बात सही है। तो सच में बताएं कि डिस्पाइट ऑल पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ जे.आर.डी. टाटा, दे सेंट घनश्याम दास बिरला एट लंच टू टॉक टू दी क्वीन, क्योंकि घनश्याम दास बिरला चीजों को बहुत अच्छे से विस्तार से समझा के रखते थे। तो जब आपको कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन इज एन आर्ट, देयर इज ए कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड देयर इज ए मैसेज दैट यू वांट टू कम्युनिकेट। मैसेज में भी ऑफ वन लाइन, जैसे मान लीजिए स्वच्छता जो है इतना इंपॉर्टेंट चीज है, आज तक हम लोगों को क्यों नहीं इस पर ध्यान गया? हम तो कहेंगे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, डिस्पाइट द पॉलिटिकल एफिलिएशंस ऑफ द गैदरिंग, जिसकी जो भी हो, आम जनता में स्वच्छता का भाव आज बहुत ज्यादा हो गया। मतलब स्वच्छता से लेकर के, मक्खी से लेकर के आरोग्य तक और लंबे जीवन तक सब लोग स्वच्छता से जोड़ ले रहे हैं, है कि नहीं? है ना? तो इसके पहले क्या लोगों ने ये बात नहीं कही थी? गांधी जी से लेकर के सबने कहा, लेकिन उस ढंग से नहीं कहा कि लोग उसको अपना पाए। मैसेज को देना एक बात है, और मैसेज को ऐसे देना कि उसका अंगीकार हो सहज ढंग से, वो दूसरी। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर मेरे ख्याल में शायद मैं दे पाऊं कि कहानी के रूप में कहने का यह कि एक तो बाल मन से हम बात कर रहे हैं। We are not talking to graduates or postgraduates or PhDs like this gathering who have already developed an analytical mind. बच्चों का माइंड एनालिटिकल नहीं होता है, रिसेप्टिव मोड में रहता है ना? तो जब रिसेप्टिव मोड में माइंड है तो उनको उस ढंग से देना है। क्रक्स तो कहना, मैंने बताया ना, कहानी में प्राण प्रतिष्ठा हर जगह है कि भाई दोस्त बनाओ, अच्छे दोस्त बनाओ, भरोसेमंद दोस्त बनाओ। हाँ, अब कुछ अभी संतुष्ट लग नहीं रहे हमारी बात से, बोलिए आगे। अपना आप खुल के बात करेंगे तब, ऐसे कैसे? हाँ बोलिए। देखिए ऐसा दो बातें हैं ना, एक है मैसेज दैट यू वांट टू कन्वे, एक है मीडियम थ्रू विच यू वांट टू कन्वे। मैसेज रिमेन्स सेम बट मीडियम हैज टू बी कमेंसुरेट। जैसे मान लीजिए कि चाइनीज भाषा में आप हमको दे दीजिए, कह दीजिए, हाँ एक बोर्ड लगा दीजिए, इस पे एक जो भी मुझे याद आ गया, आप अगर परमिट करें तो मैं कह दूं सबको, थोड़ा सा इस तरह का है लेकिन हंसी के उसमें लीजिए, लाइटर उसमें लीजिए। मैसेज तो वही गया, चाइनीज भाषा में कुछ लिखा। हिंदुस्तान का एक आदमी गया, एक महिला कलाकार थी, वो गई, पेंटर थी, तो क्या लिखा, चाइनीज लिपि जो है पिक्टोरियल है ना, तो उसको लगा कि ये चित्र बहुत अच्छा है, जो भी लिखा है पता नहीं क्या लिखा है। तो मैसेज तो वहां है, लेकिन वो मीडियम ऐसा है कि हमारे तक पहुंचा नहीं। आपकी बात के एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं, लेकिन हमारे तक क्या पहुंचा कि ये जो चीज है, ये डिजाइन बहुत अच्छी है। तो उसने अपनी कोट पर वो डिजाइन बना दी पेंसिल से, और बना करके अगले दिन वो निकल गई। उसको क्या मालूम, वो तो कलाकार। आप देखिए जैसे मेडिकल के लड़के प्रोजेक्ट करते हैं, तो कोई भी आप एनाटॉमी का डिजाइन दे दीजिए, तो जो पेंटर लोग, हमारे कलाकार लोग जो हैं, वो डिजाइन ड्रा कर देंगे। उनको इससे क्या मतलब है कि क्या वो ड्रा अच्छा कर देंगे, उनकी स्किल डिफरेंट है। मेडिकल वाला उससे दूसरे मीनिंग निकालता है।
तो उसने वो जो डिजाइन थी उसको कोर्ट पे पीछे ड्रा कर लिया और बाजार में निकल गई तो लोग हंसने लगे तो क्या हुआ? तो उसने अपने रिफ्लेक्टिव फ्रेंड से पूछा व्हाई पीपल आर लाफिंग एट मी व्हेन आई एम वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। तो बोले आपने जो कोर्ट पे डिजाइन बना है चाइनीज में, उसका मतलब है यहाँ दूध बिकता है। तो मैसेज एक चीज है, मीडियम दूसरी चीज है और रिसेप्टर तीसरी चीज है। तीनों को जब आप अलाइन करेंगे तब आपकी बात पहुंचेगी। कहानियों एक बड़ा ही अच्छा माध्यम है इस दृष्टि से। ठीक है, और कोई प्रश्न है? आगे चलें, फिर आपकी इजाजत होती है। जैसे इन्होंने हमें जी पूछा, नहीं, सबको कहानी आप पढ़ेंगे पंचतंत्र तो उसमें हमारा रुचि नहीं, हमारी रुचि आपके डिस्कशन में है। हाँ जी सर, जैसे इन्होंने हमें पूछा तो एक कहानी का तरीका जो बताया है, तो उसमें हमें ऐसा लग रहा है जैसे इस लोगों का एक देखने का नजरिया उस पर, जैसे पत्नी की बात सुनने से उसे कष्ट हुआ और उसका देहांत हो गया। तो इस दृष्टांत को अगर देखा जाए तो तरीके से लोग उसका देखने का तरीका, अगर उसको अगर समझाया नहीं जाए तरीके से, जैसे आपने बताया कि हितकारी व्यक्ति से ही हमें संग रखना चाहिए, तो उसमें कोई व्यक्ति विशेष कर बात नहीं हुई। तो वो कहानी शायद इसीलिए क्योंकि वो समझा सके क्या स्पष्ट, मतलब एक एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, बात आपकी ठीक है। आपका अपनी थोड़ा बैकग्राउंड बताइए तो हम आपकी बात को ठीक से। सर हमारा बैकग्राउंड मतलब सब्जेक्ट क्या है? यूजी, पीजी, पीएचडी? जी हमारा पीजी हमारा योग में है। अच्छा जी, और हमने पीएचडी भी यहाँ आयुर्वेद अब नाम बता दिए, हम नाम बताइए। गीता योगेश। हाँ हाँ ठीक, आप तो हमारे गए। अब बैठिए प्लीज, बैठिए। देखिए, पात्र के हिसाब से आप माध्यम चुनते हैं। हमारे यहाँ तो ये परंपरा है। जैसे आप देखेंगे, मैं किसी कल्चर को या रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, लेकिन सबकी अलग अलग अपनी परंपरा है, उसको मैं एक न्यूट्रल दृष्टि से देखता हूँ। आप देखेंगे तो 10 कमांडमेंट्स, आप ये करेंगे, thou shalt do this, thou shalt not do this, आप ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। उसकी ब्यूटी वो कहते हैं कि स्पेसिफिक है, पिन पॉइंट। हमारे यहाँ जब हम आप जैसे मेच्योर ऑडियंस में बात करते हैं, जब भगवान ने पूरी गीता सुना दी अर्जुन को, तो क्या कहा? दे दिया। Thus I have revealed to you the most secret treasure of knowledge in this particular. Now it is for you to take a holistic view. विमृश्यैतद् अशेषेण। बिट्स एंड पीसेज मत देखो इसको, पूरा इसको समग्र एक दृष्टि से देखो, और उसके बाद लेकिन ये मैच्योर ऑडियंस के लिए है, जिसकी एनालिटिकल फैकल्टी डेवलप है। चॉइस वहां पे फकता है जहां पे कि चूज करने वाला जो है वो कॉन्सेंसियस है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वी आर लिविंग इन ए फास्ट डेमोक्रेसी। वोट का चॉइस तो हमको है, लेकिन हम जो चूज करने वाले हैं, हम उसको विमृश्यैतद् अशेषेण पूर्ण रूप से विचार करके ठप्पा नहीं लगाते हैं। हम फ्रेगमेंटेड छोटे छोटे विचार से ठप्पा लगाते हैं। इसने हमारा एडमिशन करा दिया, तो इसने गैस का सिलेंडर दिला दिया, तो बच्चों की प्रॉब्लम थी, मेरा ट्रांसफर करा दिया, जो भी वॉट एवर इट इज, उसको मैं सही गलत नहीं कर। व्यवहार में सही गलत नहीं, व्यवहार में सबकी अपनी अपनी कंपल्शन है, अपने अपने जस्टिफिकेशन है, लेकिन उसके रिपरकशन समाज पे जरूर है। दैट इज व्हाई you get a kind of government that you deserve in democracy. If you deserve a better government will come. If you do not deserve, जो आपके हिसाब से है, ठीक बात है। तो अभी उसके उस कथा से आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के एनालिटिकल माइंड में और अपने नैरो फोकस में आप चाहें तो अलग अलग ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसको हम कहें कि ये हमारा इंटेलेक्चुअल बायस, पूर्वाग्रह। इसे बहुत सारे ऐसी, क्योंकि वो परिप्रेक्ष्य भाई 6वीं 7वीं शताब्दी हमारे ख्याल में ईसा पूर्व की है। सर गुरु जी कितने पहले की है ये? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, शायद 6वीं 7वीं और पहले। 6वीं शताब्दी में लिखा गया। तब सोचिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, उस समय दुनिया की क्या हालत थी, सोचिए।
तो समाज उस हिसाब से तो ये समाज बड़ा ही आर्टिकुलेट था, बड़ा ही एडवांस था, बड़ा वाइज था, और विजडम को कम्युनिकेट करने के मेथड्स बहुत अद्भुत उसके पास मौजूद थे, नहीं ना? क्योंकि अब फिर बीसी मान लीजिए 2000 साल लगभग हो गया क्राइस्ट को, और 1400 साल हो गया जो है इस्लाम को। तो जब ये 6वीं 7वीं पुरानी, तो 3000 साल पहले आप जाके सोचिए, उसके लिए थोड़ी कसरत करनी पड़ेगी दिमाग को, है ना? आज के कंटेक्स्ट को इम्पोज कर देना इस टेक्स्ट पे, तो मेरे ख्याल में रचनाकार से जस्टिस नहीं होगी। तो बात आपकी सही है। जब एनालिटिकल माइंड है तो उसके लिए मेथड्स भी डिफरेंट हैं। इसीलिए जब हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे तो वहां पे तो प्रश्न प्रति प्रश्न है ना भाई, है कि नहीं? लेकिन जब 8, 9, 10 साल के बच्चे को पढ़ाएंगे तो बच्चे में हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ये चीज, इसी को हम कहते हैं संस्कार, कि ये चीज है, ये ध्यान रखोगे तो तुम्हारा ही नहीं समाज का भी जीवन आगे एक कहानी और लेंगे, छोटी सी है। गंगदत्त नाम का एक मेढक, एक बंदर वाली कहानी आप सब पढ़े होंगे, उसी में से वो निकली है। वो मतलब गंगदत्त नामक एक मेढक था, तो वो अपने भाई बंधुओं से बड़ा दुखी था, सब उससे बहुत ईर्ष्या करते। आज की ये समस्या है, न सोशल सर्किल हो बल्कि इंटेलेक्चुअल सर्किल में बात होता है। साइंस में इतना लोग काम करते हैं, अच्छे लैब में बता रहा हूँ कि 2 अगर काम कर रहे हैं रिसर्च एसोसिएट, और स्टोर की चाबी या 4 जेब के पास है जो सीनियर है, तो रिएजेंट मांगने पे गलत रिएजेंट दे। इसका एक्सपेरिमेंट हो, रिएजेंट मतलब जो केमिकल आप यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। ये तो हाल है हमें, इतनी जेलसी, तो इसी को प्रतिबिंबित ये कहानी कर रही है, मूल रूप से इसी भाव को लेकर चली है कि गंगदत्त जो है एक मेढक है, वो कुएं में रहता है, कुएं का मेढक है वो, और मेढकों का राजा है। लेकिन उसके जितने भी बंधु बांधव हैं बहुत उससे ईर्ष्या करते हैं, वो बहुत उससे परेशान हो जाता है कि मैं राजा हूँ, मेरी बात कोई सुनता नहीं है। और राजा को तो स्वाभाविक हर समय राज सिंहासन की चिंता रहती है कि भाई हमको मार करके सब जो है वो सिंहासन हड़पना चाह रहे हैं, तो वो असुरक्षित महसूस करता है। तो कोई भी जो राजा है जब असुरक्षित महसूस करता है सिंहासन के हवाले से, तो क्या करता है? आप अपने इतिहास में नजर डालिए, मारने लगता है इसमें शब्द। अपने इतिहास में जैसे अब मान लीजिए दो लोगों में ईर्ष्या हो गई। जैसे उदाहरण आपको बताता हूँ, बंगाल का नवाब जब डेथ हो गई तो उनका बेटा जो है सिराजुद्दौला गद्दी पे बैठा। ही वॉज यंग, डायनामिक एंड वेरी एबल प्रिंस। और उसका मामा जो था वो उसका सेनापति था। तो मामा को कहीं से ये लगा कि जब नवाब साहब की डेथ हुई तो ये सिंहासन हमारे पास आना चाहिए। और थे सेनापति, तो पूरी फोर्स उनके कमांड में थी। वो जेलसी हुई कि नहीं, ये सिंहासन हमारा था कायदे से, अभी भी मैं थोड़ा एक बार प्रयास करूं। तो कैसे, पब्लिक तो नवाब साहब पुराने वाले उनके साथ थी, तो उनके बेटे के साथ में छूट गई थी, तो क्या करते? तो उन्होंने क्या किया, एक तो मक्कार क्लर्क आया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत लेट आई बिजनेस करने के लिए। उससे पहले डच आ चुके थे, उसके पहले पोर्चुगीज आ चुके थे, उससे पहले फ्रांसीसी भी आ चुके थे। सो दे वर द लास्ट टू एंटर द इंडियन सोर्स। और उनको कहीं जगह नहीं मिली तो उन्होंने सूरत में अपना ठिकाना बनाया। ये तो आपको हिस्ट्री पता ही होगी, है ना। सर टॉमस रो वाज ए फिजिशियन, जिसको भेजा ईस्ट इंडिया कंपनी ने फरमान ले करके, रॉयल चार्टर। तो वो जहांगीर के दरबार में आया तो इंतजार ही करता रहा, उसको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिले। मुगल साम्राज्य बड़ा प्रॉस्परस उस टाइम था भाई, बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो इत्तेफाक की बात है, बिल्ली के भाग से छीका टूटा, जहांगीर के बेटे की तबीयत खराब। ये कहानी आप जानते हो, है ना। तबीयत खराब हो गई तो फिजिशियन था, तो
उसने कहा कि हमको एक बार जहाँ अपना मौका दीजिए। उसने ट्रीट किया एंड ही गॉट वेल, लड़का ठीक हो गया। लड़का ठीक हुआ, जहांगीर बहुत खुश हुआ, बोला ऐसा है कि इनके वजन के बराबर सोना ही होता, उनके दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको सोना मत दीजिए आप। देखिए उसकी भी देशभक्ति देखिए, हम एक अपने देश से एक रॉयल चार्टर, एक फरमान लेके आए हैं, इसको आप इजाज़त दे दीजिए। वो क्या थी, वो ट्रेड करने की इजाज़त थी, मसलिन में और मसाले में, ये सब में ट्रेड करने की इजाज़त थी। तो दैट वाज ग्रांटेड 1600 ईस्वी में जहांगीर ने वो ग्रांट किया। अजमेर शरीफ के बगल में जहांगीर का वो फोर्ट है, वहीं पे उसने वो ग्रांट किया, हिस्ट्री वाले जानते हो। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई, कलकत्ता एक गांव था समुद्र के किनारे, उन्होंने अपना पूरा में ठिकाना बनाया कलकत्ता गांव में। एंड क्लाइव एज ए क्लर्क वाज पोस्टेड टू टेक केयर ऑफ द स्मॉल पेटी एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। लेकिन वो तड़क भड़क पोशाक से मीर जाफर को लगा कि ये गोरे ये ठीक है, हमको इनकी मदद लेनी चाहिए। सिराजुद्दौला को पटकनी देने के लिए हमको इनकी मदद लेनी चाहिए, जैसे कि जयचंद को लगा कि पृथ्वीराज को पटकनी देने के लिए हमको एग्जाम्पल इस तरह के हर जगह है कि नहीं। वही हाल गंगदत्त की भी थी, वो भी बेचारा सुरक्षित हो गया। अब वो मदद इतनी महंगी पड़ी मीर जाफर की, मीर जाफर को तो गद्दी नहीं मिली। हम लोग जो है कितने साल गुलाम रहे, लगभग 200 साल गुलाम रहे, क्योंकि 1757 में बैटिला प्लासी हुआ, जहाँ की दी नवाब फोर्सेस वर डिफीटेड, और फिर दी ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट दी रेवेन्यू राइट्स ऑफ द कैलकाटा, बंगाल प्रोविंस का रेवेन्यू राइट उसको दिया। तो 1757 से 1857, 1857 से 1947, करीब 190 साल की ये कहानी हो गई हम लोगों की, एक आदमी की ईर्ष्या में, एक आदमी की ईर्ष्या। तो ऐसे ही हाल है, गंगदत्त को भी लगा कि ठीक है, अच्छा चलते हैं, किसी मजबूत आदमी को पकड़ के लाते। उसमें श्लोक है बड़ा अच्छा, तो इतना समझ नहीं रहा। हाँ, वो तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा है मैडम। लेकिन उसमें एक श्लोक है कि मतलब राजा जब कमजोर हो तो अपने से बलवान शत्रु को जो है वो इनवाइट करे और मिल करके जो है वो मुकाबला करे और अपना जो अभिप्रेत है उसको। तो वो गया, एक प्रियदर्शन नाम का सांप था, सांप क्या गया, वो बूढ़ा सांप था, अपने बिल में रहता। तो या किसी ने आवाज लगाई तो बोला भाई तुम्हारी तो आवाज जानी पहचानी नहीं लग रही, तो सांप जैसी आवाज नहीं है, तुम्हारा क्या काम हमसे। अपरिचित आदमी जो हो इस तरह का, अपने उसका ना हो, अपने समाज का ना हो, तो उसकी बात को जल्दी ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा उसमें एक है, एक कथ्य उसमें एक श्लोक है। लेकिन फिर भी जब उसने पूरा परिचय दिया कि मैं ऐसे ऐसे इस कुएं से आया हूँ, मेढकों का राजा हूँ, आया हो बाहर, तो बोला भाई देखो तुमको मैं ये प्रस्ताव लेके आया हूँ कि उस कुएं में तुम हमारे साथ चलो, और हमारे बंधु बांधव खूब मेढक उसमें तगड़े हैं, तुम खाओ ठाट से बाहर। तो उसने 2 समस्या रखी। एक तो कहा कि भाई मैं बूढ़ा बहुत हो गया हूँ, उतना दूर चलना पड़ेगा, ऐसे हम यहीं बिल में ठीक है। और जबकि हकीकत ये थी कि उस बिल में वो कई दिन भूखा ही रह जाता था, कभी एक चूहा हुआ मिल गया तो खा लेता था, नहीं तो भूखा ही सोता था। लेकिन उसने हकीकत छुपाई, बोला मैं तो यहाँ बहुत मजे में हूँ, जो कि हम सब करते हैं। जब हम निगोशिएट करते हैं किसी से तो हकीकत हम छुपाते हैं, है कि नहीं। तो उसने भी छुपाया कि नहीं यहाँ मैं बड़े मजे में हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि भाई इतना दूर जाऊँगा तो रहूँगा कहाँ, मैं तो पानी में रहने वाला जीव नहीं हूँ, तो मैं कहाँ रहूँगा, कुएं में। तो बोला नहीं, कुएं में बड़ा सुंदर एक होटल है, कोहरा है, उसमें तुम जाकर के रहो ठाट से और खाओ। सोचा कि ठीक है ये बलवान है। प्रियदर्शन भी सोचा बहुत अच्छा है, बुढ़ौती आ गई है, कुछ मिलता नहीं है, कई दिन बिना खाए सोता हूँ, इसी के साथ चलता हूँ, होटल में रहूंगा और रोज खाने को मिलेगा बढ़िया। अब यही बात एग्जैक्टली देखिए, अगर दूसरे ब्याज से कहें इसको आप विषयांतर न दें, तो कश्मीर की भी यही कहा, जो 90s में शुरू हुआ कि इनको बुला लेते हैं, इनको भगा देंगे तो हम लोगों को अच्छा हो जाएगा, फिर उनको भगा देते हैं तो अच्छा हो जाएगा। आज ऐसे मोड़ पर है कि उन्हीं को रास्ता नहीं सुनाई दे रहा, इसमें से आखिर निकलने का रास्ता है। लेकिन ठीक है, होता है, समग्र में आदमी सोचता नहीं, पार्ट पार्सल में सोचता है। तो कुएं में वो चला गया, टू कट दी स्टोरी शॉर्ट,
और जाके कोटर में बैठ गया और मेढकों को खाने लगा। सारे जो उसके दुश्मन थे सबको खा गया। खा गया तो बोला भाई ऐसा है कि अब तो मैं तो यहाँ से निकल नहीं सकता, अब बताओ क्या करें, भूख तो लगती है, खाने को चाहिए। तो दोनों में ये बातचीत है, ठीक है एक एक मेढक हमारे परिवार से तुम रोज खाओ, है ना। जब आतंक आ गया तो जिनको भगाना था उनको तो एक मुश्त भगा दिया, फिर एक एक शिकार हर परिवार से लेने लगा। उसने कहा ठीक है, तो परिवार भी चुकता हो गया, सारे मेढक खा गए परिवार के। जिनको साधना चाहते थे उनको तो आपने साध दिया, जिनका उत्थान चाहते थे वो भी उसमें सध गए। तो लास्ट में बचा गंगदत्त। तो सर्प ने कहा कि ऐसा है कि अब तुम सोच लो, तुम्हारी हमारी दोस्ती है, तुम इतना दिन हमको ले आए, हम मजे में रहे, तो हम तुमको तो खाना नहीं चाहते, ये बात को मैं रखूंगा, लेकिन एक तुम मेढकों का इंतजाम हमको करो, किसी दूसरे कुएं से जा करके मेढक ले आओ। तो अच्छा ठीक है भाई, हमको बाहर जाने तो दो, तो देखता हूँ कुछ क्या होता है। तो ऐसी बात करके वो बाहर निकला। बाहर निकला मतलब इसका क्या, अगर आप उस जागरफी से लगाइए तो इसका मतलब कि उस जागरफी में कोई मेढक बचा नहीं, खाली सांप ही सांप है, खाली सांप ही सांप है, कोई मेढक बचेगा नहीं उसमें। लेकिन खैर कहानी आगे बढ़ती है, किसी तरह उसने कहा अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, कुछ इंतजाम करूंगा। और उसके बाद जा करके वो पहला काम यही करता है कि शायद संदेश भिजवा देता है कि तो मेढक उढक तो हम क्या इंतजाम करेंगे, मेरी जान बची लाखों पाए, है कि नहीं। तो किससे भिजवाता है संदेश हमको याद नहीं है, लेकिन इस कहानी की वो श्लोक प्राण प्रतिष्ठा हो, हाँ वो मैं पढ़ देता हूँ। हाँ किसी से वो संदेश भिजवाता है, तो बड़ा अच्छा संदेश है, हाँ बहुत अच्छा संदेश है वो। उसे बहुत सारी चीज है, विभुक्षिता किम न करोति पापम क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति। तो लाइन हम सब लोगों को याद है, इसीलिए याद है कि ये परंपरा से ट्रांसफर हो रही है। इसकी अर्धाली याद है, विभुक्षिता किम न करोति पापम, है कि नहीं। भूखा आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ करता है। लेकिन पूरी इसी कहानी से प्राण प्रतिष्ठा निकल रही है कि विभुक्षिता किम न करोति पापम क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति। जो आदमी बेबस हो जाता है परिस्थितियों से, उसके अंदर कोई दया की भावना नहीं रहती है। तो गंगदत्त तो बेबस, अरे गंगदत्त नहीं, प्रियदर्शन जो सांप है वो तो बेबस हो गया है। उसको तो कुएं में खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए मेढक चाहिए, चाहे वो गंगदत्त मिले चाहे XYZ कोई मिले, है? तो बुभुक्षितः किम न करोति पापम क्षीणा जना निष्करुणा भवन्ति आख्या ही भद्रे प्रियदर्शनस्य। तो हे भद्रे, जो भी संदेशवाहक है उसको जाके कहता है कि जाके प्रियदर्शन से कहो, प्रियदर्शन मतलब उस सांप से, नगंगदत्तः पुनरेपि, अब फिर दोबारा हम लौट के इस कुएं में नहीं आने वाले, किसी तरह से तो छूटे हैं, अब दोबारा नहीं आने वाले। अब जाके उसको मेरा संदेश, शायद ये हमको लगता है कि चौथा प्रकरण है लब्ध प्रणाश का, है ना। लब्ध प्रणाश का मतलब कि विपत्ति में जिसकी मति सही काम कर जाए और अपने को सुरक्षित रख ले, तो उसकी मति सही काम कर रही है कि ठीक है भाई, अगर हमको नहीं खाओगे तो हमको मोहलत दो, हम बाहर जाएं, और बाकी लोगों को अपने, चूंकि हम राजा हैं मेढकों के, 2 4 10 20 को कहें कि भाई जाओ उस कुएं में रहो, उसमें भी पानी बड़ा अच्छा है, आनंद से रहोगे तुम लोग। और लेकिन उसके मन में तो भाव कुछ और था, वो जैसे ही निकला वैसे ही कहा नगंगदत्तः पुनरेपि, वो दोबारा नहीं जाना इस कुएं में। प्रियदर्शन गए। तो ये हमको लगता है कि हर चीज में बहुत अच्छा इसमें भाव है। अब राजा के लड़के थे, देखिए उनको क्या, उन्होंने किसका एक श्लोक ही मैं देख रहा हूँ, शत्रुमुन्मूलयेत् प्राज्ञः। हमारे आपके इतने शत्रु हो जाते हैं, जो राजा है उसके तो कहना ही नहीं है कि नहीं। राजा का मतलब कोई जो मंत्री भी है तो उसका सबसे पहला ये है कि विरोधी दल, जो भी है तो उसकी विरोधी दल पे हो जाती है कि नहीं। तो उनके तो बहुत है, तो उनके लिए शायद ये बात ठीक भी है कि शत्रुमुन्मूलयेत् प्राज्ञः तीक्ष्णम तीक्ष्णेन शत्रुणा।
मतलब अगर शत्रु आपका तीक्ष्ण है तो उतने ही तीक्ष्ण दूसरे शत्रु की मदद लेकर के आप उसका उन्मूलन या उसका नाश करिए। ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, ठीक है। व्यथा करम सुखार्थाय कंटके नहीं करते। जैसे कि कांटा चुभ जाता है तो तकलीफ होती है, तो उस व्यथा को दूर करने के लिए व्यथा करम सुखार्थाय कंटके नहीं करते, एक कांटा लेकर के दूसरे कांटा को निकालते हैं। तो ऐसे एक शत्रु से दूसरे शत्रु को करें, ये नीति है। लेकिन इस नीति में बहुत सारी अंदर की नीतियां हैं जिसके लिए वो किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, पंचतंत्र, क्योंकि ये तो मोटी है। और इस नीति का दुष्परिणाम हम लोग देख रहे हैं। जो भी शत्रु को टैकल करने के लिए दूसरा शत्रु हमने इनवाइट किया, उसने क्या किया, तो हम हजारों साल से गुलाम ही चल रहे हैं कि नहीं। तो कम से कम भारत अध्ययन केंद्र में तो इस पर और गंभीरता से विवेचन होना चाहिए। ये जो सिद्धांत है इसका व्यवहार पक्ष और गहराई से एग्जामिनेशन और एक्सपेरिमेंटेशन मांगता है। वी नीड टू लुक इनटू इट मोर क्लोजली कि कैसे हम शत्रु से शत्रु का उपयोग करें। और शायद उसके लिए अगली जब कार्यशाला आपकी होगी, जैसे उस कौटिल्य पे आपकी होगी, कौटिल्य कहता है कि जब राजा बाहर जाए, कभी घूमने के लिए, पिकनिक के लिए बाहर जाए, तो शिविर लगेगा राजा का। तो राजा के शिविर के बगल में किसका शिविर लगना चाहिए? जो राज परिवार का सबसे दुश्मन उसका आदमी है, उसका शिविर लगना चाहिए। वही ना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। तो जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं भाई मोदी के बगल में किसकी कुर्सी लगेगी? नहीं, किसकी लगेगी? तो बहुत दिन इस पे उठा पटक हुई कि जेटली की लगेगी कि राजनाथ की लगेगी। तो अंत में सेटल हो गया कि नहीं, राजनाथ की लगेगी, ही इज नंबर 2, है कि नहीं? राजनाथ की लगेगी। तो वैसे वो कहता है कौटिल्य के उसमें कि जब राजा बाहर जाता है कहीं आखेट पे, आमोद पे, तो अपने बगल में जो अपने सबसे विकट कंपटीटर उसका है, उसका शिविर लगवाए, जानबूझ के लगवाए। तो एक तो फोटो ऑप है वो, है ना, कि राजा इतना स्नेह करता है अपने बंधु बांधवों से कि बिल्कुल ठीक अपने बगल में उसको रखा है कि नहीं। और जबकि उसके मकसद क्या है? उसके दो मकसद हैं। ऑब्जर्वेशन, एक तो ऑब्जर्वेशन ऑन द एक्टिविटीज दैट आर टेकिंग प्लेस इन अपोजिट कैंप, और दूसरा ये है कि उस कांटे को अगर हटाना है तो कैसे हटाना है। आप राजा मान लीजिए, आप सीधे मार देंगे उसको, तलवार से काट दिया अगर, तो क्या होगा? प्रजा में जो संदेश जाएगा वो जाएगा कि ये राजा बड़ा इरेशनल है, क्रूर है, अपनों पर भी दया नहीं करता, तो हम लोग तो डूब आए। तो जिसको हम कहते हैं इमेज बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नई पोजीशंस पे कितना पैसा खर्चा तो हो रहा है हर सरकारों की इमेज बिल्डिंग है कि नहीं। तो कहता है कि नहीं, इसमें ऐसा काम करना है कि जब बगल में आप शिविर लगवाएंगे तो कभी यू सेंड लेडी ऑफ निगोशिएबल कैरेक्टर इन द गार्ब ऑफ क्वीन, क्वीन के कपड़े पहना करके वैसे ही ड्रेसअप करके एक कोई ऐसी महिला को आप भेजिए उसके शिविर में, और उसके बाद उसका कत्ल करा दीजिए। तो क्या प्रचारित हो जाएगा कि रानी पे इसकी कुदृष्टि थी, इसलिए सब कहेंगे वध का पात्र था। फिर आप कंटेक्स्ट में ले जाइए, 2000 साल पहले का समाज लाइए। आज कंटेक्स्ट की मैचिंग नहीं करेगा तो चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी, ठीक है। उस जमाने में तो इस तरह से नहीं था ना कि भाई आज का समाज डिफरेंट है, वो समाज डिफरेंट है। तो आपका काम भी हो जाए, बदनामी भी ना हो, किसी तरह का इमेज पे आपके क्षति भी न पहुंचे कि नहीं बहुत राजा की इमेज सब लोग बड़ा बना के रखते थे, बड़ा दयावान है, करुणावान है, पराक्रमी है, वीर है, बहादुर है। और बाद में तो ऐसा होगा कि लोग 2 लाइन की टाइटल लगाने लगे, महावीर वीर विक्रम फलाने डकाने पधार रहे हैं कि नहीं। वो क्या है, वो इमेज बिल्डिंग ही है ना। कितने वीर थे पता नहीं, ये तो वक्त बता चुका हम लोग को हिस्ट्री का, ठीक है ना। तो ये बात है, इसलिए इसमें और विचार की जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो कहानियां जहाँ हैं अपने आप में वो बातें कह रहे हैं सूत्र रूप में जो प्राण प्रतिष्ठा है श्लोकों की, लेकिन उनको आप एनालिटिकल माइंड से, अब आप जैसी ऑडियंस जो है अपने कॉन्टेक्स्ट में एनालिटिकल माइंड से विचार करें, और विचार करके जो आपके लिए ग्रहणीय है अनुकरणीय है। और बच्चों की पीढ़ियों को तो जरूर सबको इन चीज़ों से अवगत होना चाहिए।
ताकि उनका जो पैनोरमा ऑफ एनालिसिस है वो थोड़ा सा बड़ा हो, छोटा। मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको कोई प्रश्न है